स्वागत करता हूं मैं सुफियान खान आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एटम का पोस्टमार्टम। तो मैंने बच्चों वर्ड यूज़ किया है एटम का पोस्टमार्टम, तो हकीकत में आज होगा एटम का पोस्टमार्टम। और कैसे होगा एटम का पोस्टमार्टम जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। तो चलिए करते हैं हम और आप एटम का पोस्टमार्टम। बच्चों, एटम के बारे में हमने पढ़ लिया है कुछ हद तक, मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी। तो एटम जो है वो बच्चों हम जानते हैं कि एटम, और अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो समझ लें कि एटम जो है कोई आज नहीं जाना गया। एटम को एंशिएंट टाइम से जाना जाता था। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद ने बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व एटम के होने की बात कही, और ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने एटम की बात कही, और इन्होंने बल्कि एक स्मॉल पार्टिकल यूं कहें, और इसको एटम का नाम डेमोक्रिटस ने ही दिया था। महर्षि कनद ने इसको क्या बोला था बच्चों? इसको परमाणु बोला था। परमाणु एटम को ही हिंदी में कहते हैं। लेकिन अगली बात क्या है बच्चों कि ये केवल फिलोसॉफिकल थॉट्स थी, इनके पीछे कोई साइंटिफिक सपोर्ट या साइंटिफिक कोई भी अप्रोच नहीं था। तो ये केवल थॉट्स थी। उसके बाद 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में 1808 में एक साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के एग्जिस्टेंस को लेकर साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया और उसके बारे में बताया, उनका नाम था सर जॉन डाल्टन। उन्होंने दी थी बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने एटम के बारे में हमको कुछ बताया था, और वो यहां पर पॉइंट्स मौजूद हैं। तो क्या क्या बताया था उन्होंने, चलिए देखते हैं। डाल्टन ने कहा था कि इस यूनिवर्स में हर चीज मैटर की बनी है, यानी पदार्थ की बनी है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम पर आकर बात खत्म हो जाती है यूं कहें। और ये रेड कलर में पॉइंट है बच्चों, आप इस पर गौर कीजिएगा। और रेड कलर ब्लेंडर को यूज करने के लिए हम गलती को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर आप देख लें, समझ जाएं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ब्लेंडर पॉइंट है यही पॉइंट, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में फिर पता चला कि एटम आल्सो मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल नेम्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? अगला पॉइंट उन्होंने बताया बच्चों कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हर खूबी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सब एक जैसी होती हैं। इस पॉइंट में भी बच्चों थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उसके बाद जो रिसर्चेस जारी रहीं उसमें आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई बच्चों। और आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बच्चों, लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद हमको यह पता चला कि एक ही एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनके इस पॉइंट में भी हाँ, जनरली सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। और अब इन्होंने अगली बात कही कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। बच्चों इसमें भी कमी है थोड़ी सी, क्योंकि आज हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम, तो हम किसी भी बात को चाहे वो कितनी छोटी हो एटम के बारे में जानेंगे। तो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, उन्होंने कहा कि अलग अलग अगर एलिमेंट है तो उसके एटम हर खूबी में, चाहे फिजिकल हो प्रॉपर्टी चाहे केमिकल हो, अलग अलग होंगे। ऐसा भी जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि डिस्कवरी हुई आइसोबार की। आइसोबार क्या होते हैं बच्चों? आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग
डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर और एटॉमिक मास, यानी डिफरेंट एलिमेंट के भी एटॉमिक मास मैच कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट की सारी खूबियां डिफरेंट ही हो। एक और पॉइंट बच्चों इनका है थ्योरी में, चलिए उसको भी समझते हैं। आगे इन्होंने अगले पॉइंट में बताया कि कोई कंपाउंड जो बनता है वो बनता है अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से, और नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट के उसमें मौजूद होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड जो बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बनता है, और किस एलिमेंट के कितने एटम हैं ये फिक्स रहेगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि यहां से ये बात पता चली हमको कि जो एटम्स हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी मिलते हैं। अब यहां पर एक और आखिरी पॉइंट, जो इनका आखिरी पॉइंट था वो ये था, इन्होंने कहा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एटम जो है आप यूं कह सकते हैं कि एटम अमर है, ना उसे कोई मार सकता है या ना उसे कोई बना सकता है, ना खत्म किया जा सकता है और ना ही नया बनाया जा सकता है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तो बात बच्चों हो गई, लेकिन हमारा पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने आपके माइंड को नहीं हिलाया, आपके माइंड में कोई सवाल पैदा नहीं किया? जरा सोचें, सवाल तो पैदा किया होगा, जरा सोच कर बताएं, सवाल तो होना चाहिए। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि एटम कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में आपको यह सवाल नहीं पैदा हुआ बच्चों कि एटम अगर कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या ऐसे ही मिल जाते हैं बिना किसी लॉ, बिना किसी नियम, बिना किसी कानून से जितने एटम से जितने एटम चाहे मिल जाए, या जो भी जिधर एटम एक एटम को देखे पकड़ ले चिपक जाए, या फिर किसी लॉ को फॉलो करते हैं कंबाइन होने में? तो अब इंसानी दिमाग, मैं आपको बता चुका हूं, जिज्ञासु है, उसके माइंड में सवाल पैदा हुआ कि डाल्टन साहब ये तो बता गए कि एटम कंबाइन करते हैं, लेकिन यार कैसे कंबाइन करते हैं? क्या उनके कॉम्बिनेशन पर कोई लॉ काम करता है, या ऐसे ही जिसका जिससे दिल चाहा कंबाइन हो गया? तो फिर रिसर्चेस इस पर चालू हुई बच्चों, साइंटिस्ट इस पर जुट गए बच्चों, और निकल कर आए, उनकी मेहनत का फल निकल कर आया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूप में। और ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कई सारे हैं बच्चों, और इनको अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रपोज्ड किया है। तो पढ़ते हैं उन कई सारों में से आज कुछ लॉज। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ अलग होने वाला है आज। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब, अच्छा, ये लॉ दिया था आपका एंटोइन लेवोइसियर नाम के साइंटिस्ट ने। एंटोइन लेवोइसियर नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। इस लॉ में क्या कहा गया था कि मास किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो पुराना मास खत्म होता है और ना ही नया मास बनता है। हम यूं कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, और आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास बनने वाले प्रोडक्ट का भी होगा। यानी मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना ही मास बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से कहें कि अगर हमने 1 किलो लकड़ी जलाई है तो हमको उसकी ऐश भी, उसकी राख भी 1 किलो ही मिलेगी। हालांकि ऐसा बच्चों प्रैक्टिकली होता नहीं है लकड़ी के केस में, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं।
और ये भी अभी मैं बता दूंगा कि लकड़ी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता। तो बच्चों आपने देखा कि एंटोइन लेवोइसियर ने क्या कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट का मास ऑलवेज विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर बच्चों कई सारे सवाल और इससे कई सारी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं और नई गुत्थियां फंस सकती हैं सिर्फ एक लॉ से। गौर से सुनिएगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास खत्म नहीं होता। तो अब ये लॉ तो हर जगह अप्लाई होगा मैटर पे, ठीक है, क्योंकि जो भी काम होते हैं मोस्टली हमारी जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे अभी मैंने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया बच्चों, तो कंबस्शन यानी किसी चीज का जलना भी आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, कंबस्शन रिएक्शन कहलाती है बच्चों, यानी ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और सवाल यहां ये पैदा होता है कि लेवोइसियर साहब कह रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो फिर लकड़ी 1 किलो जलाई तो राख 1 किलो से कम क्यों निकली, है ना सवाल। ये तो मास गायब हो गया और लेवोइसियर साहब कह रहे हैं कि मास खत्म नहीं होता, कहां गया बच्चों। राख के वजन में लकड़ी के वजन से जितनी कमी आई उतना मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, यानी यहां से हमें क्या पता चलता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, लेकिन अभी हम ये तो जानते हैं कि मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, लेकिन अभी साइंस इस हद तक नहीं पहुंची है कि यह भी साबित कर सके इसका वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल उल्टा, कि एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। अगर एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना हम सीख लें तो हम इस दुनिया के नक्शे को पलट सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जानते। क्लियर बच्चों। अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दिया था जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इस लॉ को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, किताबों में बच्चों बड़ा घुमा फिरा के दिया है। इस लॉ के मुताबिक क्या होता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं यह भी फिक्स होता है, और वो एटम कौन कौन से हैं यह भी फिक्स होता है। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला बच्चों H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इसका फार्मूला हमेशा ही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। यानी अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही यूज करने पड़ेंगे, ये फिक्स है। ये बताता है हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस एटम के पोस्टमार्टम में मजा आया होगा, आज के लेक्चर में मजा आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है, इस लेक्चर में मजा आया है, कुछ मदद मिली है, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के अगले पार्ट यानी एटम के पोस्टमार्टम के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।